दृश्य सक्सेस एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस में एक बार पुनः स्वागत है। मैं विशाल सर एक बार पुनः तहे दिल से आपका स्वागत करता हूं। मेरे जो भी स्टूडेंट्स और मेरे साथियों, मेरे मित्रों जो भी तैयारी कर रहे हैं जूनियर सुपर टेट के लिए, पहली बात तो मैं आपको यह कहना चाहता हूं कि आप लोग बिल्कुल भी डिस्करेज ना हो, हतोत्साहित ना हो, क्योंकि कई बच्चे ये परेशान हैं कि वैकेंसी जो है, जो कि अभी कई स्टूडेंट इस बात के लिए परेशान है कि वैकेंसी जो है वो अटक गई हैं, हाई कोर्ट में मामला चला गया है। तो मैं ऐसे सभी स्टूडेंट्स को बताना चाहता हूं कि आप लोग कदापि परेशान ना हो, तैयारी अपनी उसी स्पीड से और पूरा मन लगाकर आप तैयारी करें। वैकेंसी बहुत जल्दी ही आने वाली है। ये तो बात हुई आपकी। अब जैसा कि मैं आपको पता है कि इस भर्ती में आपका हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर आना है, और हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में जो हमारे पीरियड्स हैं 0 से लेकर और 20वीं शताब्दी तक और अपनी 21वीं शताब्दी पोस्ट मॉडर्न एज तक जितने भी पीरियड्स हैं उन सब के बारे में क्वेश्चंस इसमें पूछे जाएंगे। मैं लगातार आपको हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर से संबंधित सभी एजेस, सभी पीरियड के वीडियोस दे रहा हूं। उनके बारे में आपको उनका बैकग्राउंड, उनका नाम, सभी बातों से मैं आपका परिचय करा रहा हूं। उस एज में साहित्य कैसा था, क्या महत्वपूर्ण उसके आप कह सकते हैं कि फीचर्स थे, वो भी सब मैं आपको बता रहा हूं। साथ ही साथ जो उस एज के मोस्ट रिप्रेजेंटेटिव राइटर्स हैं उनके बारे में भी मैं जनरल इंट्रोडक्शन बताते हुए वीडियोस दे रहा हूं। इसी क्रम में मैंने पिछला जो वीडियो दिया था आपको, वो मैंने आपको दिया था रोमांटिक पीरियड और फ्रेंच रेवोल्यूशन का। काय का दिया था? रोमांटिक पीरियड और फ्रेंच रेवोल्यूशन का। और मैंने समझाया था कि किस प्रकार से फ्रेंच रेवोल्यूशन का प्रभाव जो है वह हमें रोमांटिक एज की लेखनी पर देखने को मिलता है। साथ ही साथ उसमें मैंने आपको यह भी बताया था कि रोमांटिक एज की जो पोएम्स थी, जो पोइट्री थी या राइटिंग जो थी, उस पर हमें कौन सी चीजों का प्रभाव देखने को मिलता है। ठीक इतना मैं आपको फर्स्ट पार्ट में बता चुका हूं। और यदि आपको ने मेरा पहला वीडियो नहीं देखा है तो आप मेरे YouTube चैनल की गैलरी में चले जाएं और आपको रोमांटिक एज से संबंधित एक वीडियो मेरा पड़ा हुआ है, और अन्य जितनी भी एजेस आपको पढ़नी है रोमांटिक एज से पहले की, उन सबके बारे में भी मैं विस्तार से वीडियोस दे चुका हूं। आप लोग गैलरी में जाकर उन वीडियोस को देख सकते हैं और उनसे सीख सकते हैं। आप लोगों को मैं यही कहूंगा कि आप लोग नोट्स बनाते रहें और अपनी प्रिपरेशन लगातार करते रहें, ठीक है ना। तो जब हम रोमांटिक एज की बात करते हैं तो आज मैं रोमांटिक एज यानी रोमांटिक पीरियड जो कि हमारा 1798 में शुरू हुआ और 1837 तक चला, थोड़ा सा मैं यहां आपको पुनः एक बार बताना चाहता हूं रोमांटिक एज के बारे में। जैसा कि हम सब जानते हैं कि रोमांटिक एज का नाम रोमांटिक एज क्यों पड़ा, आखिरकार इसका आरंभ जो है वो कब से हुआ और इसके पीछे का प्रमुख कारण क्या था। तो उसके पीछे का कारण मैंने आपको पहले वाले वीडियो में इसके बताया था, और अगर आपने मेरा वीडियो नहीं देखा है तो पुनः मैं आपको बताना चाहता हूं कि 1798 में 1798 में विलियम वर्ड्सवर्थ और एसटी कॉलरिज, जो कि बहुत घनिष्ठ मित्र हुआ करते थे, दोनों ने मिलकर एक बुक पब्लिश की 1798 में जिसका नाम था लिरिकल बैलेड्स। क्या नाम था साहब? लिरिकल बैलेड्स। और ये जो बुक थी, ये जो कलेक्शन ऑफ पोएम्स थी लिरिकल बैलेड्स में, ये कुछ नए एक्सपेरिमेंटल पोएम थी। मैंने आपको उस वीडियो में बाकायदा कंपैरिजन करके दिखाया है न्यू क्लासिकल एज के पोएट्स और रोमांटिक एज, न्यू क्लासिकल एज की जो राइटिंग थी और रोमांटिक पीरियड की जो राइटिंग थी, दोनों में क्या क्या डिफरेंस था ये मैं विस्तारित रूप से बता चुका हूं। अब पुनः मैं उसको बताकर इस वीडियो को और बड़ा करने का प्रयास कदापि नहीं करूंगा। तो 1798 1837 तक रोमांटिक पीरियड अंग्रेजी साहित्य में कहा गया, और आज मैंने वही नाम लिखा है रोमांटिक पीरियड 1798 टू 1837 पार्ट 2, यानी कि दूसरा पार्ट में आपको लेकर आया हूं। और मैंने आपके लिए लिखा है रोमांटिक पोइट्री एंड रोमांटिक पोइट्स। आज की वीडियो में मैं आपको रोमांटिक एज की पोइट्री और रोमांटिक एज के पोइट्स के बारे में समझाऊंगा। रोमांटिक एज का एक वीडियो मैं आपको और दूंगा जिसमें कि रोमांटिक एसेइस्ट और रोमांटिक नॉवेलिस्ट और ड्रामेटिस्ट के बारे में एक वीडियो में आपको फिर से दूंगा।
तो जब रोमांटिक पोइट्री और रोमांटिक पोइट्स की बात करते हैं तो नेचुरल सी बात है, सबसे पहला नाम हमारा आता है विलियम वर्ड्सवर्थ साहब का। कौन सा नाम आपका सबसे पहले आता है? विलियम वर्ड्सवर्थ साहब का। तो यहां मात्र मैं विलियम वर्ड्सवर्थ का जनरल इंट्रोडक्शन आपको देता हूं और इनकी लेखनी की क्या खासियत थी, मुख्य रूप से आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से ये बताने का प्रयास करूंगा। जो प्रमुख पोएट्स हैं रोमांटिक एज के, उनकी लेखनी, उनकी जो राइटिंग थी, उनकी पोइट्री जो थी, उसकी मुख्य बातें क्या क्या है, ये मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। तो विलियम वर्ड्सवर्थ साहब, जिनका जन्म 1770 में हुआ और जिनकी मृत्यु 1850 में हुई, 1770 में इनका जन्म होता है और 1850 में इनकी मृत्यु होती है। अब विलियम वर्ड्सवर्थ साहब की बात करें अगर, तो विलियम वर्ड्सवर्थ साहब एक ऐसे कवि थे, एक ऐसे पोएट थे जो कि लाइफ लॉन्ग डिवोटी रहे नेचर के, लाइफ लॉन्ग डिवोटी रहे नेचर के। जब आपसे कोई ये प्रश्न करता है कि आखिरकार रोमांटिसिज्म क्या होती है, रोमांटिक क्या होता है, तो हम आप उस बात का ये जवाब दे सकते हैं साहब कि द लवर ऑफ नेचर इज कॉल्ड रोमांटिक, यानी कि प्रकृति का प्रेमी जो होता है वो रोमांटिक कहलाता है। इस एज का नाम रोमांटिक एज पड़ा ही इस कारण से क्योंकि इस एज में जो भी मुख्य पोएट्स मैं आपको बताऊंगा वो सबके सब वे थे जिन्होंने कि अपनी लेखनी में नेचर को सबसे महत्वपूर्ण स्थान दिया। तो जब हम विलियम वर्ड्सवर्थ की पोइट्री की बात करते हैं तो विलियम वर्ड्सवर्थ की पोइट्री में हमें सबसे पहले मिलता है हिज पैसिनेट लव ऑफ नेचर। पहला पॉइंट क्या मिलता है वर्ड्सवर्थ की लेखनी में? हिज पैसिनेट लव ऑफ नेचर, यानी कि आप कह सकते हैं कि विलियम वर्ड्सवर्थ साहब की जो लेखनी है, उन्होंने अपनी प्रत्येक पोएम का आरंभ जो है वो ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेचर के साथ किया है, यानी कि प्रकृति के जो सुंदर तत्व होते हैं उनके साथ ही विलियम वर्ड्सवर्थ साहब की प्रत्येक पोएम जो है उसका आरंभ जो है वह होता है। इसलिए इनको पैसिनेट लवर ऑफ नेचर कहा जाता है साहब। क्या कहा जाता है? पैसिनेट लवर ऑफ नेचर इनको कहा जाता है। साथ ही साथ अगर हम वर्ड्सवर्थ साहब की बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि इन्होंने नेचर का प्रयोग जो है वो सबलाइम मैनर में किया है, यानी कि अपनी पोइट्री में नेचर का यूज जो है वो वर्ड्सवर्थ साहब ने सबलाइम मैनर में किया है, यानी कि एक उत्कृष्ट अंदाज में किया है। किस रूप में किया साहब? उत्कृष्ट अंदाज में इसका प्रयोग इन्होंने किया है। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं, पैसिनेट लव की बात करूं, तो इन्होंने यहां तक की कि नेचर को मदर नेचर माना। नेचर को क्या माना? मदर नेचर माना है। इन्होंने नेचर को अपना लवर भी माना है, बिलव्ड भी माना है। तो नेचर को अलग अलग रूपों में देखने का और नेचर को अलग अलग रूपों में प्रदर्शित करने का श्रेय जो है वो सबसे महत्वपूर्ण रूप से रोमांटिक एज के किसी पोइट को जाता है, तो वो है विलियम वर्ड्सवर्थ साहब। ये तो हो गई पहली बात। दूसरी अगर हम बात करें तो दूसरी बात आती है हिज मिस्टिकल लव ऑफ नेचर। पहली बात आई हिज पैसिनेट लव ऑफ नेचर, दूसरी बात आई हिज मिस्टिकल लव ऑफ नेचर। अब मिस्टिकल लव ऑफ नेचर का मतलब क्या है? मिस्टिकल लव ऑफ नेचर का मतलब यहां यह है कि जब हम विलियम वर्ड्सवर्थ साहब की बात करते हैं तो विलियम वर्ड्सवर्थ साहब जो हैं वह नेचर के अलग अलग एस्पेक्ट्स में ईश्वर का दर्शन चाहते हैं। इनको क्या मिलता है? नेचर के अलग अलग एस्पेक्ट्स में ईश्वर का दर्शन मिलता है। जब हम इनके बारे में पढ़ते हैं, इनकी पोएम्स को पढ़ते हैं, तो हम कह सकते हैं कि जब सनराइज ये देखते हैं, जब सनसेट देखते हैं, यानी कि सूर्य का उगना और सूर्य का छिपना जब ये देखते हैं तो सूर्य निकलने और सूर्य छिपने में इनको डिवाइन ग्लोरी लगती है। क्या लगती है साहब? डिवाइन ग्लोरी।
उनको ऐसा लगता है कि सूर्य का निकलना और सूर्य का छिपना भी क्या है, अपने आप में एक दैवीय तत्व है। ठीक, इनकी एक पोएम है, यहां मैं उस पोएम का थोड़ा सा जिक्र करना चाहूंगा। इनकी एक बहुत ही खूबसूरत पोएम है, एक सोनेट है, द वर्ल्ड इज टू मच विद अस। पोएम का नाम क्या है साहब? द वर्ल्ड इज टू मच विद अस। यहां वे कहते हैं कि आई वांट टू बी ए पैगन। क्या कहते हैं? मैं एक पैगन बनना चाहता हूं। अब पैगन क्या होता है? तो पैगन वो होता है जो कि नेचर के अलग अलग एस्पेक्ट्स में, नेचर की अलग अलग चीजों में ईश्वर का दर्शन करता है। पेड़ों में उसको ईश्वर दिखें, धरती में जिसको ईश्वर दिखें, पत्थर में जिसको ईश्वर दिखें, नदी में जिसको ईश्वर दिखें, उसको आप कहेंगे क्या? पैगन। बीइंग ए हिंदू, मैं ये कह सकता हूं कि हमारा जो धर्म है वो हमें बहुत कुछ पैगन की तरह दिखाई देता है, क्योंकि हमारे धर्म में पत्थर को भी देवता माना जाता है, हमारे धर्म में नदी को मां का दर्जा दिया गया है, हमारे धर्म में पृथ्वी को मां का दर्जा दिया है, हम वृक्ष की भी पूजा करते हैं, हम सूर्य के निकलने पर सूर्य नमस्कार करते हैं। तो हम काफी हद तक क्या हैं साहब? पैगन हैं। तो इसलिए विलियम वर्ड्सवर्थ साहब चाहते हैं कि वह क्रिश्चियनिटी को त्याग कर क्या बन जाए? एक पैगन बन जाए, क्योंकि उनका मानना है कि क्रिश्चियनिटी में लोग जो हैं वो बहुत अधिक कैसे हो गए हैं? उन्होंने कहा साहब बहुत अधिक मैटेरियलिस्टिक हो गए हैं, धन दौलत के पीछे भागते हैं और उन्हें नेचर में सोर्स ऑफ जॉय प्राप्त नहीं होता। जबकि वर्ड्सवर्थ साहब के लिए अगर कोई सोर्स ऑफ जॉय है तो वो है आपका नेचर। ठीक है ना साहब? तो ये तो बात हो गई हमारे पहले पोएट विलियम वर्ड्सवर्थ साहब की। अभी मैं इनकी पोएम्स के बारे में कुछ नहीं बता रहा हूं, अभी मैं इनके नाम नहीं बता रहा हूं, कब इनका पब्लिकेशन हुआ, क्योंकि अगर विलियम वर्ड्सवर्थ साहब के बारे में मैं ज्यादा और बताऊंगा तो वीडियो हो सकता है बहुत ज्यादा लंबा हो जाए। तो चलिए अब विलियम वर्ड्सवर्थ के बाद मैं आपको दूसरा पोएट लेता हूं आपके लिए। विलियम वर्ड्सवर्थ के बहुत अच्छे मित्र, विलियम वर्ड्सवर्थ के साथ लिरिकल बैलेड लिखने वाले को राइटर, और नाम है इनका एस.टी. कॉलरिज। क्या नाम है साहब? एस.टी. कॉलरिज, सैमुअल टेलर कॉलरिज। अब इनका जन्म जो है वो होता है 1772 में और इनकी मृत्यु होती है 1834 में। कब होता है इनका जन्म? 1772 में, और डेथ होती है 1834 में। जब हम टेलर साहब की पोइट्री को पढ़ते हैं तो इनकी पोइट्री जो है, इन्होंने ये इमेजिनेशन किया है। अगर इमेजिनेशन की थ्योरी जो है तो वो कॉलेज साहब ने दी। तो इनका पहला पॉइंट हम लिखेंगे, ही गिव्स द थ्योरी ऑफ इमेजिनेशन। इन्होंने क्या दी साहब? इमेजिनेशन की थ्योरी देने का कार्य किया। अब रोमांटिसिज्म की जब हम बात करते हैं, रोमांटिक की बात करते हैं, तो रोमांटिसिज्म बिना इमेजिनेशन के हो ही नहीं सकती भाई। जब तक कल्पना नहीं होगा, जब तक कल्पना की शक्ति आपके अंतर्गत नहीं होगी, आप में इमेजिन करने की क्षमता नहीं होगी, तब तक आप किस प्रकार से अपनी कविताओं के माध्यम से रोमांटिसिज्म को व्यक्त करेंगे? तब से आप कह सकते हैं कि बिना इमेजिनेशन के आप किस प्रकार से नेचर को अपनी पोएम्स के माध्यम से व्यक्त करेंगे? किस प्रकार से नेचर में आप ईश्वर का दर्शन कर पाएंगे? ये तो सब इमेजिनेशन की बातें हैं। तो एस.टी. कॉलरिज साहब ने क्या किया? पहला काम, ही गिव्स द थ्योरी ऑफ इमेजिनेशन। साथ ही साथ दूसरी बात इनकी बहुत महत्वपूर्ण है, ही इज सब्जेक्टिव। ही इज सब्जेक्टिव। ये साहब कैसे रहे? सब्जेक्टिव रहे, और इन्होंने अपनी पोइट्री के माध्यम से सेंसुअस बर्ड पिक्चर को शो किया है। ठीक है ना साहब? दो बातें कॉलेज साहब के बारे में, दो महत्वपूर्ण बातें जो हैं वो क्या हैं? ही इज सब्जेक्टिव। पहली बात क्या थी? ये सब्जेक्टिव थे, यानी कि निश्चित आप कह सकते हैं किसी विषय को चुनकर उसके बारे में पूर्ण अध्ययन करते हुए उस पर कविता लिखने का कार्य किया करते थे, सब्जेक्टिव थे।
और इनकी पोइट्री के माध्यम से हमें एक चीज देखने को मिलती है, वो है सेंसुअस वर्ड पिक्चर। मेरे कई साथी ऐसे हैं जो मेरा वीडियो इस समय देख रहे होंगे कि सेंसुअस वर्ड पिक्चर क्या होता है। तो मैं कहूं अगर कि शब्दों के माध्यम से सेंसेस को जागृत करना, शब्दों के माध्यम से सेंसेस का एक चित्र बना देना, इसी को हम क्या कहते हैं, सेंसुअस वर्ड पिक्चर। अब जैसे किसी भी फ्रूट्स का नाम ले लें हम, मान लीजिए मैंगो का मैंने नाम लिया। अब मैंगो का नाम आते ही हमारे दो सेंस ऑर्गन एक्टिव हो गए, आंखें और हमारी जीभ हो गई ना। तो इसको हम कहते हैं सेंसुअस वर्ड पिक्चर। तो हमें एसटी कॉलेज साहब की लेखनी में क्या मिलती है देखने को, सेंसुअस वर्ड पिक्चर देखने को मिलती है। और तीसरी बात, इन्होंने वर्ड्सवर्थ साहब का सपोर्ट किया और ही सपोर्ट्स टू यूज अनकॉमन लैंग्वेज इन पोइट्री। अगला इनका महत्वपूर्ण क्या काम किया है, इन्होंने पोइट्री में अनकॉमन लैंग्वेज को यूज करने का क्या किया साहब, सपोर्ट किया। अनकॉमन लैंग्वेज यानी कि एक तो कॉमन भाषा होती है और दूसरी अनकॉमन भाषा होती है। तो लिरिकल बैलेट के माध्यम से इन्होंने क्या किया, अनकॉमन लैंग्वेज का प्रयोग किया है। तो ये है हमारे दूसरे पोएट जिनका नाम है क्या, एसटी कॉलरिज। अब हमारे सामने आते हैं तीसरे पोएट जो हैं वो हमारे महत्वपूर्ण पोएट हैं और जो कि रोमांटिक एज के सेकेंड जनरेशन के पोएट कहे गए। फर्स्ट जनरेशन के पोएट के रूप में आप दो नाम याद रखिए, विलियम वर्ड्सवर्थ और एसटी कॉलरिज। और रोमांटिक एज के सेकेंड जनरेशन की जब हम पोएट की बात करते हैं तो दो पोएट्स आपके बहुत महत्वपूर्ण। तो पहला मैंने लिखा पीबी शैली, नंबर 3 यानी कि विलियम वर्ड्सवर्थ, एसटी कॉलरिज के बाद पीबी शैली, जिनका जन्म होता है 1792 में और जिनकी डेथ होती है 1822 में। इस राइटर का लाइफ स्पान मात्र 30 वर्ष का है। 1792 में इनका जन्म होता है, 1822 में इनकी डेथ होती है। लेकिन अगर मैं कहूं तो ये पूर्ण कवि थे। कैसे कवि थे, कंप्लीट पोइट थे। इनकी लेखनी जो है वो हमें दर्शाती है कि आखिरकार इस बंदे का विजन जो था, जो चीजों को देखने की क्षमता थी, नेचर को व्यक्त करने की जो क्षमता थी, वो कितनी महान थी, तो अगर हम इसमें देखें तो पहली इनकी खासियत है कि नेचर एंड मैन। अब आप कहेंगे सर नेचर एंड मैन क्या होता है, यानी कि प्रकृति और मनुष्य। तो इसके माध्यम से मैं ये बताना चाहूंगा कि जब आप इनकी पोएम्स को पढ़ें तो उसमें ह्यूमन प्लस नेचर को व्यक्त किया जाता है, यानी कि ह्यूमन को ये नेचर के साथ जोड़कर अपनी पोइट्री के माध्यम से व्यक्त करते हैं। ठीक, अब जैसे कि वो कहते हैं कि शैली साहब कि जब पोएम लिखते हैं टू ए स्काईलार्क, इनकी एक बहुत ही महत्वपूर्ण पोएम है टू ए स्काईलार्क। अब स्काईलार्क एक चिड़िया है, इमेजिनेटिव बर्ड है। अब स्काईलार्क को कहते हैं कि स्काईलार्क जो है वो सूचक है परफेक्ट जॉय का। काय का साहब, परफेक्ट जॉय का। स्काईलार्क जब गीत गाती है तो उसके गीत जो होते हैं वो परफेक्ट आर्ट और परफेक्ट जॉय देते हैं। लेकिन एक मनुष्य के नाते जब वो कविताएं लिखते हैं, स्काईलार्क क्या है, एक परफेक्ट जॉय देती है। लेकिन एक मनुष्य होने के नाते उनकी पोएट्री जो है, एज ए पोएट उनकी पोएम जो है उनमें वो ट्रू जॉय आप कह सकते हैं कि मिसिंग होता है, यानी कि ट्रू जॉय कैसा है, मिस है, जो कि स्काईलार्क की कविता में देखने को मिलता है। दूसरी अगर मैं बात करूं तो ये बंदा जो है वह रिवॉल्यूशनरी था। रिवॉल्यूशनरी आइडियलिज्म को फॉलो करने वाले व्यक्ति थे हमारे कौन, पीबी शैली साहब। ऐसा कैसे, ऐसा इसलिए कि शैली साहब जो थे उनका
पूर्ण रूप से भरोसा रिवॉल्यूशनरी आइडियलिज्म का में था। वह एक आइडियल वर्ल्ड चाहते थे। कैसा वर्ल्ड चाहते थे? एक आदर्श संसार, एक ऐसा आदर्श संसार जिसमें सभी को समान अवसर प्रदान किए जाएं, एक ऐसा आदर्श संसार जिसमें सभी के पास प्रसन्नता हो, कोई ऐसा समाज ना हो जिसमें कि थोड़े लोग प्रसन्न हों और अधिक लोग दुखी हों, ठीक है ना। और वो चाहते थे कि जो लोग हैं वो 2-3 चीजों से हटकर रहें। लोगों के मन में हेट की भावना ना हो, लोगों के मन में जेलसी की भावना ना हो, लोगों के मन में प्राइड ना हो। ठीक, ये इनकी आइडियलिज्म थी कि समाज कैसा हो जिसमें लोगों में आपस में हेट ना हो, जिसमें लोगों में जेलसी की भावना ना हो, जिसमें लोगों में प्राइड की भावना ना हो। ऐसे महान कवि हमारे कौन है? पीवी शैली। और जब हम इनके बारे में चर्चा करते हैं तो इनके पास स्ट्रॉन्ग इमोशन ये व्यक्त करते हैं अपनी कविताओं में, और साथ ही साथ इनकी इमेजिनेशन की पावर जो है वह बहुत उच्च दर्जे की है। हाई इमेजिनेशन करते हैं ये, स्ट्रॉन्ग इमोशन और साथ ही साथ हाई इमेजिनेशन हमें इनकी कविताओं में देखने को मिलता है। लेकिन जब ये अपने स्वयं के जीवन की बात करते हैं, तो जब मैं आपको शैली साहब की पूरी लाइफ हिस्ट्री बताऊंगा, इनका इंट्रोडक्शन दूंगा एज ए पोएट, एज ए राइटर, तब मैं बताऊंगा, तब आपको समझ में आएगा कि शैली साहब अपने स्वयं के जीवन में कितने दुखी थे। और उनके लिए वो एक लाइन लिखते हैं, द कप ऑफ माई लाइफ इज डेल्ट विद एनदर मीजर। यानी कि वो कहते हैं कि मैं जब चारों तरफ अपनी निगाहें उठाकर देखता हूं तो मैं पाता हूं कि प्रत्येक बंदा खुश है, सबके पास खुशी है, पावर है, लोग उससे प्रेम करने वाले हैं। लेकिन जब वो अपने जीवन की बात करते हैं तो वो कहते हैं जीवन रूपी प्याला मेरा जो है वो खाली है, जिसमें कि कोई मुझसे प्रेम करने वाला शेष नहीं है। तो सैडनेस इनकी हमें पर्सनल लाइफ में देखने को मिलती है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं पीवी शैली की लेखनी की। अब हम लोग आज के वीडियो के और रोमांटिक एज की सेकंड जनरेशन के अंतिम पोइट के ऊपर आते हैं, जो कि सबसे महत्वपूर्ण पोइट्स में से एक हैं आपके रोमांटिक एज के, जिनका नाम है साहब पीवी शैली के बहुत अच्छे मित्र, सेकंड जनरेशन के बहुत बड़े राइटर, नाम है जॉन कीट्स। क्या नाम है साहब? जॉन कीट्स। 1795 में इनका जन्म होता है और 1821 में इनकी डेथ हो जाती है। मात्र 1795 में इनका जन्म होता है, 1795 में, और 1821 में इनकी डेथ हो जाती है। यानी कि टोटल इनका लाइफ स्पान है 6 वर्ष का। ठीक, लेकिन 6 वर्ष में अगर हम 26 वर्ष, सॉरी इनका लाइफ स्पान है 26 वर्ष का, लेकिन अगर मैं बात करूं इनके 26 वर्ष के जीवन की, 26 इयर्स की लाइफ की, तो 26 इयर्स की लाइफ में कीट्स साहब इतना कुछ लिख गए कि आप कह सकते हैं कि अंग्रेजी साहित्य के सबसे महान और सबसे बड़े पोइट्स में गिनती होती है जॉन कीट्स साहब की। पहला मैं बताऊं क्यों। इनके बारे में कहा जाता है कि ही इज अ परफेक्ट ओल्ड राइटर। परफेक्ट शब्द बहुत कम यूज होता है, परफेक्ट शब्द बहुत कम यूज होता है, क्योंकि जिसमें कोई कमी ना हो उसके लिए परफेक्ट शब्द का यूज किया जाता है। तो जब हम कीट्स साहब की लेखनी की बात करते हैं, इन्होंने अपने लाइफ में 6 ओड्स लिखी हैं, और अगर आप उन 6 ओड्स का अध्ययन करें तो आपको लगेगा कि आखिरकार इनको परफेक्ट ओड पोएट, ओड राइटर, ओड ऑथर क्यों कहा जाता है। जैसे कि आपने इनकी कुछ ओड के नाम सुने होंगे, मैं आपको बताऊं। जैसे मैं कहूं ओड ऑन ए ग्रेसियन अर्न, मैं आपको बताऊं ओड टू ऑटम,
जब आप इन कविताओं को पढ़ते हैं, इन ओड्स को पढ़ते हैं, तो आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि आखिरकार अगर इमेजिनेशन किसी को सीखनी है, कल्पना की शक्ति किसी को सीखनी है, तो वो जॉन कीट्स से सीख सकता है। अब सोचिए एक ऐसा दृश्य, कीट्स ने क्या देखा? एक यूनानी कलश देखा। ओड ऑन ए ग्रेसियन अर्न की मैं बात कर रहा हूं। एक यूनानी कलश देखा और उस यूनानी कलश पर कीट्स साहब ने दो चित्र देख लिए। साहब क्या देखे? दो चित्र देखे। अब उन दो चित्रों को इतनी खूबसूरती के साथ व्यक्त किया कि पढ़ने वाले को ऐसा लगता है जैसे कि वो चीजें जो हैं वह को पढ़ नहीं रहा है, बल्कि वो सब उसके सामने आ रही हैं। सेंसुअस बर्ड पिक्चर का इतना बेहतरीन यूज जो है वो हमें अगर किसी पोइट की लेखनी में मिलता है तो वो है हमारे जॉन कीट्स। अब एक संगीतकार जो है, म्यूजिशियन जो है, वो वाद्य यंत्र बजा रहा है। चित्र में क्या छिपा है कि एक जो कलश है, कलश के चित्र बना हुआ है कलश पर, उसमें दिखाया जा रहा है कि एक संगीतकार वाद्य यंत्र बजा रहा है। अब वो वाद्य यंत्र बजा रहा है तो क्या बजा रहा है? वी कांट हियर दैट इन फ्रॉम अवर सेंसुअल ईयर्स, क्योंकि आखिरकार वो मात्र एक चित्र है। तो तब कीट्स साहब लाइन लिखते हैं। क्या लाइन लिखते हैं साहब? कि हर्ड मेलोडीज आर स्वीट, हर्ड मेलोडीज आर स्वीट, बट दोज अनहर्ड आर स्वीटर। सुने हुए गीत मधुर होते हैं और जिन गीतों को सुना ही नहीं गया वो और भी मधुर होते हैं। यानी कि हर्ड मेलोडीज आर स्वीट बट दोज अनहर्ड आर स्वीटर। जिस वृक्ष के नीचे बैठकर वो म्यूजिशियन संगीत बजा रहा है, उस वृक्ष के बारे में कीट्स कहता है कि यह वृक्ष बहुत भाग्यशाली है क्योंकि इसको अमरता का वरदान प्राप्त हो गया है। क्या है? यह वृक्ष बहुत भाग्यशाली है कि इसको अमरता का वरदान प्राप्त हो गया है। कैसा अमरता का वरदान? क्योंकि इसके वृक्ष की एक भी पत्ती इसको छोड़कर कभी नहीं जाएगी, इस पर सदैव चिर बसंत रहेगा, क्योंकि वो एक चित्र है मात्र, उसमें पत्तियां कम ज्यादा नहीं हो सकती, तो उस पर चिर बसंत रहेगा, इस पर कभी पतझड़ नहीं आएगा। साहब अब सोचिए इमेजिनेशन की क्या शक्ति कीट्स ने शो की है। तो आप कह सकते हैं परफेक्ट ओड राइटर, दूसरा हम कह सकते हैं हाई इमेजिनेशन हमें इनकी पोएम्स में देखने को मिलती है। जॉन कीट्स साहब की अगर हम इनकी और बात करें, कीट्स साहब की, तो इनका इंटरेस्ट इन पास्ट इसलिए है इनके पोएम में क्योंकि ये अपनी प्रेजेंट लाइफ से प्रसन्न नहीं थे, ये अपनी प्रेजेंट लाइफ से दुखी थे, वर्तमान जीवन से दुखी थे, इसलिए ये पास्ट से प्रेम करते थे। और खास तौर से पास्ट में कौन सा पास्ट? उन्होंने कहा ग्रीक का पास्ट। और इसीलिए अधिकतर जो इनकी पोएम है उनके नाम ग्रीक भाषा के शब्दों से मिलकर बने हैं, जैसे कि इनकी पोएम ला वेला डैम सेंस मर्सी, ओड ऑन ए ग्रेसियन अर्न। ठीक है, तो ये सब पोएम क्या दर्शाती हैं कि कीट्स साहब को इंटरेस्ट इन पास्ट था। तो ऐसे तो मैं अगर बताता रहूंगा तो बहुत बड़ा वीडियो मैं कर दूंगा। तो आज के इस वीडियो में मैंने आपको रोमांटिक एज की पोइट्री, रोमांटिक एज के 4 महत्वपूर्ण कवियों का जनरल इंट्रोडक्शन और उनकी लेखनी के बारे में कुछ हल्की हल्की बातें बताई। अगले जो वीडियो आएंगे मेरे, तो अगला वीडियो जो मैं रोमांटिक एज का दूंगा उसमें रोमांटिक प्रोज के बारे में बताऊंगा, यानी कि रोमांटिक एसेइस्ट के बारे में, रोमांटिक नॉवेलिस्ट के बारे में आपको मैं बताऊंगा, और रोमांटिक एज में जो ड्रामा बहुत थोड़े से लिखे गए उनके बारे में भी मैं बताऊंगा। और मुझे पूर्ण आशा है कि आपको मेरा वीडियो ये जरूर पसंद आया होगा। और खासतौर से मेरे जूनियर सुपर टेट के स्टूडेंट्स में उन्हें ये बात कहना चाहता हूं कि यदि आप एक विश्वसनीय और अच्छी तैयारी करना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल से जुड़े रहिए, मेरे वीडियोस को लास्ट तक देखिए और इनके नोट्स बनाइए, इनको ध्यान से सुनिए, पढ़िए, और मैं प्रॉमिस कराता हूं कि आपको अच्छी से अच्छी मैं आपको तैयारी कराऊंगा। मेरा वीडियो लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स, गुड नाइट, सब बात है, राम राम।